अच्छा जी। अब हम स्टार्ट करते हैं ISO 14001 2015 लीड ऑडिटर कोर्स। अब सबसे पहले क्या सिनेरियो है कि हमारे पास ये जो इतना लंबा इस कोर्स का नाम है, तो ये क्या है और किन चीजों से मिलके बना है। अब जब आप एक वर्ड इससे पहले भी यूज करते हैं, जब भी कोई बंदा कोर्स के लिए आपको कहता है कि भाई ISO का कोर्स करना है, तो आप उसको CQI तो शायद कम ही यूज करें, लेकिन इरका का जो वर्ड है वो तकरीबन तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी में इरका का कमाल है। सबसे पहले ये जो पूरे कोर्स का नाम है CQI इरका ISO टू ISO 14001 2015 EMS लीड ऑडिटर कोर्स, ये इसका कंप्लीट नेम है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो चीज आती है वो है CQI और इरका। CQI और इरका जो है बेसिकली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उसके दो डिफरेंट आप पार्ट्स कह सकते हैं, दो डिफरेंट सेक्शंस बोल सकते हैं। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्निकल पर्पस था, जिस टाइम पे 1919 में यह ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, तो इसका पर्पस जो था वो ये था कि क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए। और वो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एक QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर नहीं, बल्कि तमाम तर मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए या क्वालिटी को मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश होती है 1919 में। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंटली शो कर रहा है क्वालिटी को, तो इस सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम नेम देते हैं चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट का। दूसरी जानिब जो इरका दूसरा इसका सेक्शन है वो है आपका इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेटेड ऑडिटर्स। अब ये जो दूसरा, पहले सेक्शन में जितने क्वालिटी एक्सपर्ट्स होंगे उनके डिफरेंट लेवल्स हैं, जिस तरह मैं PCQI प्रैक्टिशनर चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, इसी तरह इरका जो है ये बेसिकली ऑडिटर्स का रजिस्टर है, जिसके अंदर तमाम तर लोग जो अप्रूव्ड होते हैं इरका के स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो वो लोग मौजूद हैं। पहला हिस्सा टिपिकली क्वालिटी के ऊपर काम करेगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो इरका के ऊपर, ऑडिटर्स के ऊपर काम करेगा। अब ये तो हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड है, जो सबसे ज्यादा अथेंटिक है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट, विद रिस्पेक्ट टू लीड ऑडिटर्स और लीड ऑडिटर कोर्सेज। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके दो सेक्शंस हैं, एक CQI और एक इरका। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं ISO के ऊपर। देखिए, हर कंट्री में हर जगह पे कुछ ना कुछ, और इंटरनेशनली भी कुछ ना कुछ लॉज मौजूद है। जो इंटरनेशनली मौजूद है उनको हम इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, जो आपके गवर्नमेंट लेवल पे हैं आप उनको नेशनल लॉ बोलते हैं, और जो आपके इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें होती हैं उनको आप ऑर्गेनाइजेशनल लॉ का नाम देते हैं। जब भी लफ्ज लॉ आता है तो उसमें चीजें अकॉर्डिंगली हैं, रेलेवेंट हैं या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उन चीजों का पाबंद रहना पड़ता है, उन चीजों की ऑब्लिगेशन जो है वो आपके ऊपर आती है, जबकि उन लॉस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ गुड प्रैक्टिसेस चाहिए, और उन गुड प्रैक्टिसेस को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे नॉर्मली
हम कोई भी बंदा किसी भी चीज की अच्छा काम कहते हैं, हम कहते हैं यार इसने बड़े स्टैंडर्ड का काम किया है। अब बेसिकली वो स्टैंडर्ड का काम करना क्या है कि वो एक गुड प्रैक्टिस है, जो गुड प्रैक्टिस वहां पर परफॉर्म की गई है, तो उस गुड प्रैक्टिस को वो एक स्टैंडर्ड का नाम देता है। इसी तरह CQI इरका तो रिकग्नाइज्ड है इन कोर्सेज के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में ISA के नाम से इस्टेब्लिश होती है, जिसका मकसद ही यही था कि वो क्या करे कि वो आपकी वर्क प्लेस के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। अब गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए उसको क्या करना है, वो सब कुछ बताने के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है वो ISO है, जिसने अपने पास सेट रखा हुआ है। अब 1927 में जब ISA इस्टेब्लिश होती है, तो लेकिन 1942 में इसकी इफेक्टिवनेस उस तरह ना होने से, जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद 1947 में 23 फेब 1947 को क्या होता है कि ISA का बचा कुचा ग्रुप और IBM, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वाले जो है कंप्यूटर वाले, इन दोनों ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, जिसको ISO बोला जाता है। ये एब्रिविएशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका बुनियादी तौर पर काम ये है कि, या इसके अपने फंक्शंस ये हैं कि ये हर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गुड प्रैक्टिसेस का सेट डेवलप करती है, और उन गुड प्रैक्टिसेस को हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। इस टाइम तक इसके डायरेक्ट कंप्लीट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 21,000 प्लस हैं। अगर हम इसके साथ एडिशनल गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं और वो इसके अंदर आ जाती हैं, देन ये स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के 35,000 को क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 21,000 प्लस स्टैंडर्ड जो है वो ISO हमें दे चुका है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ गया 14,001। याद रखिएगा, जब इस तरह से स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे 14,001 2015, तो इसमें इसका जो पहला पार्ट होता है कॉलम से पहले का, वो उस स्टैंडर्ड का टिपिकल नंबर है, वो स्पेसिफिक नंबर है, वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो किसी और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो उसके ईयर का बताता है, और ईयर से हमें क्या फायदा होता है, हमें वर्जन का पता चलता है कि लास्ट टाइम ये स्टैंडर्ड कब अपडेट हुआ। तो EMS के लिए 14,001 नंबर जो है वो डेजिग्नेट किया गया, और 2015 में लास्ट वर्जन अपडेट हुआ EMS का। और EMS स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, कि इसका तमाम तर ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से होगा। नेक्स्ट, लीड ऑडिटर कोर्स। अब लीड ऑडिटर कोर्स क्या है? बेसिकली हम इस स्टैंडर्ड को, जी नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर काइंडली ये 14,001 और 2015 इसका दोबारा रिपीट करते हैं कि जी इनका दोनों का मतलब। मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि 14,001 जो है बेसिकली जो ISO ने स्टैंडर्ड सेट्स डेवलप किए हुए हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने जो नंबर लिखा है EMS के लिए वो 14,001 है, 14,001। इसके बाद जो ईयर आता है 2015, 45,001 के आगे आता है 2018,
QMS के आगे भी लिखता है 2015, कईयों के आगे होगा 2018, 2007। तो बेसिकली जो पहला नंबर होता है वो उस मैनेजमेंट सिस्टम के गुड स्टैंडर्ड क्या है, वो गुड प्रैक्टिसेस क्या है, और जो दूसरा नंबर होता है वो उसका वर्जन, उसका ईयर, उसका वर्जन बताता है कि कब ये स्टैंडर्ड जो है लास्ट टाइम अपडेट हुआ है। तो ये बेसिकली इस नंबर के पीछे गेम है। तो जो EMS है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका नंबर 14001 है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो 2015 जो है वो उसका वर्जन है, और ये लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लीड ऑडिटर कोर्स। बेसिकली इस पूरे स्टैंडर्ड को सिर्फ उसकी क्लॉजेस पढ़ लेना वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। समझ ये आ रही है कि इस कोर्स के स्टैंडर्ड्स को समझना, इस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि आपने इस कोर्स के नाम के एतबार से अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी है कि ये जो कोर्स है ये बीइंग एन ऑडिटर आप इसको ऑडिट्स परफॉर्म कर सकें। लीड ऑडिटर वो होता है कि जब भी ऑडिट परफॉर्म किया जाता है तो उस टीम ऑफ ऑडिट के अंदर जो टीम लीड होता है, जो उन सारों को लीड कर रहा होता है, उसको हम लीड ऑडिटर बोलते हैं। तो हम इस तमाम तर कोर्स को उस पर्सपेक्टिव में देखते हुए, बीइंग अ लीड ऑडिटर देखते हुए हम आगे लेकर चलेंगे। और बेसिकली इस कोर्स का मकसद ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर ये कॉम्पिटेंस डेवलप हो सके कि वो इंडिपेंडेंटली एक ऑडिट को लीड कर सके। ठीक है जी। अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अक्सर लैक लिखा होता है, LAC, विच स्टैंड्स फॉर लीड ऑडिटर कोर्स। तो ये था हमारा कोर्स के हवाले से इंट्रो। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि इस तमाम तरह हमारे कोर्स का ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है। देखिए जी, वर्क प्लेस के ऊपर दो तरह का इन्वायरमेंट होता है। अब एक वो इन्वायरमेंट है जो टिपिकली हम हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर देखते हैं, जहां पे एक्सटर्नली क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कंसीडर उस तरह से नहीं होते। जैसे एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट की हम बात करें तो नॉर्मली क्या है, एक रूम है। अब उस रूम के अंदर हम चेयर, टेबल, कंप्यूटर वगैरह रख दें तो वो एक ऑफिस एनवायरनमेंट बन गया। उसी रूम के अंदर हम बेड लगा दें, हम चेयर्स, सोफा, ये सब चीजें ले आए तो वो रूम का एनवायरनमेंट बन जाएगा। ये इंटरनल एनवायरनमेंट की गेम होती है वर्क प्लेस के ऊपर, कि आप उसके अंदर देखते हैं कि यार ये ऑफिस एनवायरनमेंट है, या ये वर्क प्लेस है तो कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है। वो तो बात होगी इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है ये टिपिकली ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी मुराद क्या है, या हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसीडर क्या करते हैं। नॉर्मली हम लोग बचपन से ही 1-2 क्लास में हमारे सामने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आ जाती है, एयर, लैंड, वाटर, कि एयर, लैंड और जो वाटर है ये मिलके हमारी सराउंडिंग में ये इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और ऐसा ही है कि ये जो EMS है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे कि एयर, लैंड, वाटर या इंटरनली एक वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर हमने कैसे चीजों को मेक श्योर करना है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये टेक्निकली पार्ट है EMS का, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट है वो डायरेक्टली असरअंदाज होता है आपके, उसका पूरा असर है किसके ऊपर, आपके माहौल के ऊपर। तो जब माहौल की बात आएगी तो वो वेस्ट जो है मैनेजमेंट वो इसका पार्ट बन जाएगा। इसी तरह एयर, लैंड या वाटर से किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हो जाना, चाहे नेचुरल या आर्टिफिशियल, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट।
तो हम इसमें पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, हम इसमें मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होंगे, हमसे जो ये कोर्स की एक्सपेक्टेशन है या इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमें ये दिखाएगा कि एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाएगा, उसका ऑडिट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कि उसके लिए की गई अरेंजमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशंस किस हद तक इफेक्टिव है और किस तरह से वो उसको लेके चल रही हैं। इस सारे सिनेरियो में एक चीज बहुत ज्यादा अहम है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसको इन्वायरमेंट के अंदर हम डिस्कस क्यों करते हैं। बेसिकली आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In other words, economic development that is conducted without depletion of natural resources. अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है, एक तो डेवलपमेंट ये है कि आप तमाम तरह अपना रिसोर्स यूज करें, नेचुरल रिसोर्स जितना भी है वो आप यूज कर लें और आप अपना करंट जो सिचुएशन है उसको डेवलप कर लें, उसमें चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, डिप्लेशन हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी, चीजें कम हो जाएंगी, जिसके नतीजे में फ्यूचर जो है वो वर्स होने का अंदेशा होता है। इसीलिए इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए हम हमेशा ऐसी डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे जो प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा करे, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन के प्रॉब्लम, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को डिस्ट्रॉय ना करे या उनके लिए जो मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको स्पॉइल ना करे। और आसान अगर मैं बताऊं तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप अपने हाल को बेहतर करने के लिए, अपने हाल को डेवलप करने के लिए आप अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ना ही अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इसकी एक एग्जांपल ये है कि आज आप अच्छा बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वुड यूज कर लेते हैं, दरख्त काट लेते हैं, तो कल को क्या होगा? कल को आपको जब ट्री नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के इशू, उसके अलावा ये लैंड्स के इशू जो होते हैं, लैंड स्लाइडिंग्स के इशू बहुत ज्यादा होंगे, आपके सैलाब जो हैं वो ज्यादा आएंगे और ज्यादा तबाही मचाएंगे। ज्यादा आने का ताल्लुक तो बारिश से भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा अपनी तबाही मचाएंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। इसी तरह तूफान आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्यों? क्योंकि दरख्तों ने जो उनको रोके रखा है, उनकी हवा से टकराए हुए हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, वो नहीं होगा। इवन इस टाइम पे भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं पाकिस्तान की तरह की और भी, इनमें इवन ये जो बहुत ज्यादा सोसाइटी कल्चर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ये जो बड़े बड़े टाउन्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो कितनी एग्रीकल्चर लैंड को तबाह किया जा रहा है और उसके बाद जितना भी वेस्ट है तो वो वहां से गुजरने वाली साफ जो वहां पर दरिया वगैरह गुजरते थे वो सारा वेस्ट उसमें जा रहा है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो तबाह हो रहा है, आने वाली नस्लें जो है वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट होती है जिसमें आप अपना करंट तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप अपना जो पास्ट है सॉरी अपना जो फ्यूचर है उसको मेक श्योर करें, ठीक है? उसको मेक श्योर करें। क्यों मेक श्योर करेंगे? ताकि अदरवाइज हम इसको डेवलपमेंट कंसीडर नहीं करते, ठीक है? ये हम उसको डेवलपमेंट कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे। आगे हमारे पास चलते हैं तो हमारे पास टिपिकल आ गया व्हाट इज ऑडिट। अब ऑडिट क्या है? क्यों? क्योंकि हमने देख लिया एनवायरनमेंट क्या है, हम क्योंकि ऑडिट तभी करने जा रहे हैं या ऑडिट का कोर्स इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है और हमने उसका ऑडिट परफॉर्म
करना है। अब सबसे पहली टर्म जो जिसके गिर्द ये सारा कुछ घूमता है वो है ऑडिट। ऑडिट क्या है? अ सिस्टमैटिक, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. Basically audit जो है एक प्रोसेस का नाम है। कैसा प्रोसेस? जो प्रोसेस सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक अब कैसे होगा? सिस्टमैटिक को अगर हम डिफाइन करें तो सिस्टमैटिक हमारे पास दो तरह से हो सकता है। एक तो ये सिस्टमैटिक हो कि हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन का करवा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसके सिस्टम्स के स्पेसिफिक हो। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि ईएमएस देख रहे हैं, क्यूएमएस देख रहे हैं, ओएचएसएमएस देख रहे हैं, तो उस तरह से भी वो सिस्टमैटिक हो। किसी एक सिस्टम, ऐसा नहीं कि आप काम करते करते आप पहली एग्जांपल अगर मैं दूं, आप काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और आप जो चीजें चेक कर रहे हैं वो आपने शुरू कंस्ट्रक्शन की कर दी हैं, ये भी अलाउड नहीं है। और दूसरी जानिब आप क्या करते हैं, आपके एविडेंस और क्राइटेरिया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हैं तो आप ईएमएस इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह आप ईएमएस का अगर चेक कर रहे हैं तो क्वालिटी या सेफ्टी उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सिस्टमैटिक है। देन इंडिपेंडेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ऊपर कोई भी असरअंदाज ना हो। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी असरअंदाज ना हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड भी होगा। डॉक्यूमेंटेड इसलिए क्योंकि कोई भी चीज उसको हम तब ही अहमियत देते हैं जब वो लिखी हुई फॉर्म में हमारे पास आए, जब वो हमारे तहरीरी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो हमेशा रिटन फॉर्म में आता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है जिसका फीचर क्या है कि वो सिस्टमैटिक हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो डॉक्यूमेंटेड हो, तो इसका मकसद क्या है? मकसद है जी ऑडिट एविडेंस हासिल करना। ऑडिट एविडेंस क्या है? शवायद एविडेंस होंगे, शायद ऑडिट एविडेंस क्या होंगे? उस ऑडिट के लिए एविडेंस इकट्ठे करेगा जी। द एंड evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled। देखिए ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है? जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑडिट का एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करके उनको एवेल्युएट करता है, उनको एवेल्युएट करने के बाद वो देखता है कि आया जो ऑडिट क्राइटेरिया है, जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरा हुआ है या कि नहीं। तो इस प्रोसेस का जो नाम है इसको हम ऑडिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी ये ईएमएस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल फॉर आईएसओ 14001। अब जो आईएसओ स्टैंडर्ड है 14001, ये आपकी क्योंकि आप लोगों ने आज फर्स्ट ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट मेरे पास सबका डाटा आ गया है और मैं सबको जो है ना इसके नोट्स, इसका स्टैंडर्ड और इसका पास्ट पेपर इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह तक मेल कर दूंगा। अच्छा जी, अब जो आईएसओ 14001 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मॉडल कैसा है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? हम अगर इसके अंदर देखें तो जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है आज अभी के टाइम पे, जो भी आप मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को एक टूल की मदद हासिल है। वो टूल कौन सा है? जिसको हम नॉर्मली मैनेजमेंट टूल का नाम देते हैं और उसका नाम है पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। अच्छा, पहले तो मैं प्लान डू चेक एक्ट पे रुकूंगा और थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली 1925 में
क्वालिटी के ऊपर जापान में काम शुरू हो चुका था, और बाकी जगहों पे हुआ लेकिन जापान के अंदर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो काम अमेरिकन से क्वालिटी गुरु जिसका नाम था शेवर्ड, उसने 1925 में ये जो 1925 में उसने क्या किया कि ये मैनेजमेंट टूल टिपिकली डेवलप किया TQM के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक हो गया। अब उसका पर्पस जो था वो ये था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम बन गया है, इसको कैसे ऑन ट्रैक रखा जाए, कैसे हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को मेक श्योर किया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मैनेजमेंट टूल है, इसकी इफेक्टिवनेस ऐसी थी जो हर जगह पे, हर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर घुस गई। 1925 में ये साइकिल दिया हमें शेवर्ड ने। इस साइकिल के अब 5 नाम हैं, ये आपने ज़हननशीं करने हैं कि वी हैव 5 नेम्स फॉर दिस मैनेजमेंट टूल, और अगर इनमें से कोई एक भी नाम पुकारा जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है। अब उसने दिया PDCA, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। उसके बाद जब ये इस टाइम पे यूज होना शुरू हुआ 90s के बाद, तो अब क्योंकि ये आपका मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़ाया जाने लग पड़ा, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ने बोला कि चेक जो है ये एक नैरो वर्ड है। इंग्लिश के अंदर चेक जो है एक सख्त लफ्ज है कि किसी चीज को बस तंग नजरी से देखने को चेक का नाम दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट ने इसको कहा कि ये PDSA साइकिल है, प्लान डू स्टडी एक्ट। उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट उठा जिसका जो आइडिया था या जिसकी ये सोच थी वो भी दुरुस्त थी। उसने बोला कि प्लानिंग हम तब कर सकते हैं जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें। बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसी तरह से है कि आप में से आप सब ने इस कोर्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपने प्लान किया इस कोर्स को करने का, और आज आप डू की फेज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है कि आप इस कोर्स को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो उस स्कूल ऑफ थॉट ने बोला कि इसका नाम OPDCA साइकिल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, प्लान, डू, चेक, एक्ट। उसके बाद डेमिंग जो है ये वो क्वालिटी एक्सपर्ट है जिसने तकरीबन निस्फ सदी के बाद, आधी सदी के बाद 1974 में इस शेवर्ड के साइकिल को वो जिद्दत दी जो आज हम तक पहुंची, और हम इसको हर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। ठीक है जी। तो डेमिंग इसको बोलता था कि ये शेवर्ड साइकिल है, इसलिए इसका चौथा नाम जो फोर्थ नेम है वो शेवर्ड साइकिल भी है। उसके बाद नेक्स्ट डेमिंग ने इसके ऊपर बहुत काम किया। एडवर्ड डेमिंग ने जो हमारे पास इसकी एक मॉडिफाइड और एक अच्छी एलेबोरेटेड फॉर्म आई, तो इसलिए इस साइकिल को डेमिंग साइकिल का नाम भी दिया जाता है। अब ये तो था PDCA साइकिल। अब इस PDCA साइकिल का हम देखते हैं कि ये ISO 45001 स्टैंडर्ड के अंदर कैसे है। बेसिकली स्टैंडर्ड के अंदर P प्लान में प्लानिंग है हमारे पास, D सपोर्ट एंड ऑपरेशन, C परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, चेक यही होता है ना, किसी को जांचना, पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। A इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, और इन तमाम तर चीजों के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो लीडरशिप है वो कंट्रोल करेगी।
तो वो तमाम तर काम क्या करेगी, वो लीडरशिप कंट्रोल करेगी। अब हम आगे चलते हैं, तो इस पूरे कोर्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, और टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं बेसिकली एक स्टैंडर्ड के अंदर जो पहले 3 हिस्से हैं, इंट्रोडक्शन, स्कोप और टर्मिनोलॉजीज का, तो उसके अंदर ये तमाम तर चीजें डिफाइन हो जाती हैं, ताकि जब आप आगे चलें तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है और कैसे डिफाइन हुई है, और इसको कैसे आगे देखा जा सकता है, या ये कैसे आगे जा सकती है। अब सबसे पहले नंबर पे आता है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक इंटरकनेक्टेड, मतलब अंदर से आपस में जो जुड़ी हुई हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज का नाम है, या आप ये बोलें सेट ऑफ अरेंजमेंट्स का नाम है। वो सेट ऑफ अरेंजमेंट किस लिए है, कि किसी भी चीज को, काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और जब ये सेट ऑफ अरेंजमेंट काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो हम इस मैनेजमेंट सिस्टम को नाम देंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। उसके बाद आती है हमारे पास एनवायरमेंटल पॉलिसी। पॉलिसी बेसिकली क्या है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट कि वो करना क्या चाहती है, एंड ऑब्जेक्टिव, और वो उसके गोल्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, हासिल क्या करना चाहती है, वो मेंशन्ड होते हैं। तो ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को पॉलिसी बोलते हैं। और जब ये इंटेंट और ये ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट होंगे, तो हम उसको एनवायरमेंटल पॉलिसी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशन। एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू परफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एस्टैब्लिश their policy, their objectives, and then develop functions to achieve that objectives। तो उस ग्रुप को या इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। मतलब कि एक ग्रुप लोगों का जो कि पॉलिसी मरतब करता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए फंक्शंस डेवलप करता है कि हम कैसे इसको अचीव करें, और उसको अचीव करता है, इंप्लीमेंट करता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको जो आप कह सकते हैं प्राइमरीली जो लीड करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उसको हम टॉप मैनेजमेंट का नाम देते हैं, जो इस तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस के ऊपर डायरेक्शंस देते हैं, जो ऑर्डर करते हैं चीजों को, उन्हें। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज जो है ये जनरल टर्म है, और एक्सेप्टेड टर्म इसकी ये है कि कई जगहों पर इंटरेस्टेड पार्टीज की जगह आपको स्टेक होल्डर का वर्ड मिलेगा। ठीक है, किसका? स्टेक होल्डर का। इन दोनों का माने एक है। ठीक है, इन दोनों का माने एक है। इन दोनों का माने कैसे एक है कि इंटरेस्टेड पार्टी हम उसको बोलते हैं कि आपका कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, जैसे वर्कर हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, फाइनेंसर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, जनरल पब्लिक हो सकती है। कोई भी जो उस एक्टिविटी से अफेक्ट हो सकता है या उस एक्टिविटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं इंटरेस्टेड पार्टी।
या दूसरे मानों में हम उनसे स्टेक होल्डर का, दूसरे लफ्जों में हम उसे स्टेक होल्डर का नाम देते हैं। देन इन्वायरमेंट मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। उसके बाद इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट वो होते हैं कि ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट से रेलेवेंट होंगी, जिनका दारोमदार इन्हिसार इन्वायरमेंट के ऊपर होगा, तो वो हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। अच्छा जी, अब इन्वायरमेंटल की तो बात समझ आ गई, क्या है इन्वायरमेंट, सब कुछ। कोई भी सिचुएशन जो बनेगी, कोई भी हालत, कोई भी कंडीशन जो इन्वायरमेंट की वजह से बनेगी, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में बनेगी, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन का। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इंपैक्ट बोलते हैं जी किसी चीज का असर, ठीक है, किसी चीज का असरअंदाज होना। इंपैक्ट हो गया असरअंदाज होना। जब ये असर जो है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट होगा, तो हम इसको नाम देंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का, कि ये जो चीज असरअंदाज हुई, इसके मुहर्रिकात में इन्वायरमेंट मौजूद है, तो देन हम उसको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का नाम देंगे। नेक्स्ट आता है जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिजल्ट्स टू बी अचीव, के वो नताइज जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो कंसिडर होंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। कोई भी हमारा जो मकसद है, जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। और जब यही ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल पॉलिसी होंगे, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट होंगे, तो हम उनको एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। अब ये प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन क्या है कि आपने आलूदगी से कैसे बचाव करना है। पोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक तरह का नहीं है, बल्कि आपका नॉइज का भी पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अब आप उसको पोल्यूशन सिर्फ आबो हवा में जो आपकी एडवर्स गैसेस हैं या आपकी नॉन यूजफुल गैसेस हैं, उनका रिलीज ही पोल्यूशन नहीं है, बल्कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जैसे नॉइज पोल्यूशन हो सकती है, ठीक है। इस तरह की चीजें इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर होती हैं, और ये तमाम तर चीजों का ताल्लुक इन्वायरमेंट से है। तो ऐसी किसी भी चीज के रोकने का जो नाम है या जो टर्म हम यूज करते हैं, वो है प्रिवेंशन, बचाव। तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। देन आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं अ नीड और एक्सपेक्टेशन। अ नीड और एन एक्सपेक्टेशन, एक जरूरत या एक चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट्स पे डिफरेंट हो सकती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट कानून मांग रहा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी मांग रही है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि लीगल लॉ की भी नीड्स हैं, आपकी रेगुलेटरी बॉडी की भी नीड्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड्स हैं, तो ये तमाम तर चीजें रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। कंप्लायंस जो है बेसिकली बोला जाता है कंप्लायंस जो है, ये वर्ड बोला जाता है कि आपको कुछ परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड लॉ और स्टैंडर्ड। आपको पाबंद कर दिया गया, जब ऑब्लिगेशंस पाबंदी को बोलते हैं, ठीक है। कानूनी जब गिरफ्त आती है, आप पाबंद हो जाते हैं आप कानूनी तौर पर। तो बेसिकली कंप्लायंस ऑब्लिगेशन कि आपके ऊपर जो बाय लॉ चीजें आ रही हैं, उनके ऊपर पूरा उतरना, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरना, ये कंप्लायंस है। और जब आप पूरा नहीं उतरेंगे,
तो ये आपकी नॉन कंप्लायंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्क। रिस्क कहीं पे भी हो जी, अब उसको आप सेफ्टी रिस्क का नाम दें, क्वालिटी रिस्क का नाम दें, इन्वायरमेंट रिस्क का नाम दें, तो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन का नाम है। ये किस चीज का नाम है? एक कॉम्बिनेशन का नाम है। और ये कॉम्बिनेशन किन के माबैन, किन के दरमियान? तो ये कॉम्बिनेशन दो चीजों के दरमियान, कि किसी भी खतरनाक वाक्य के रोनमा होने के इम्कानात, लाइवलीहुड ऑफ एनी इवेंट, हैजर्डस इवेंट, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट हैजर्डस इवेंट, और उसके नताइज का जो मिलाप है, जो जोड़ है, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। नॉर्मली हम इसको जो लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं रिस्क इज इक्वल टू L इंटू C, लाइवलीहुड इंटू कंसिक्वेंस। कई जगहों पे हम इसको प्रोबेबिलिटी इंटू कंसिक्वेंस भी लिखते हैं, या प्रोबेबिलिटी इंटू स्वेरिटी भी लिखते हैं। तो वर्ड प्रोबेबिलिटी और लाइवलीहुड एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इसी तरह कंसिक्वेंस और स्वेरिटी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? बेसिकली कोई ऐसा इवेंट जिस इवेंट के अंदर आपको एक मौका मिल जाए इंप्रूवमेंट करने का, बेहतरी लाने का, तो उसको हम अपॉर्चुनिटीज का नाम देंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस तो रिलेट करता है एक टर्म कैट के हवाले से, KATE। चार चीजें मिलेंगी तो ये कॉम्पिटेंस बनेगी। वो चार चीजें किस तरह से? नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये चारों चीजें मिलेंगी तो कॉम्पिटेंस बनेगी। और कॉम्पिटेंट पर्सन को डिफाइन करने के लिए हमें उसके अंदर ये चार चीजें दिखनी चाहिए। हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ पर्सन हु इज वेल क्वालिफाइड, suitably trained, and has sufficient experience to perform a certain task or activity without supervision or with minimum degree of supervision, तो हम उसको कॉम्पिटेंट पर्सन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जब सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म में हमें मिलती है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, तो हम उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। जो जुबानी कलामी वर्बल ना हो, उसको हम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है बेसिकली एक ऐसा साइकिल है जो किसी चीज के स्टार्ट से लेके एंड तक आने वाली तमाम तर फेज को कवर करे, तो ऐसे साइकिल को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसके बाद आउटसोर्स। यहां पर जो वर्ड आउटसोर्स आया है, तो ये आउटसोर्स एज अ वर्ब आया है। एज अ वर्ब कैसे आया है? कि आउटसोर्सिंग जो है एक अमल है। ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जो लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से, या लैक ऑफ रिसोर्स दोनों सूरतों में, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, दोनों रिसोर्स में कोई एक भी मैं लैक कर रहा हूं, या स्किल के इशू आ रहे हैं, ठीक है, या टाइम का इशू आ रहा है, तो इनको सामने रखते हुए मैं कुछ एक्टिविटीज को
बायर किसी और कंट्रैक्टर को दे देता हूं, किसी और के जिम्मे लगा देता हूं कि भाई ये तुम काम हमारे लिए करके दोगे, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। तो ये यहां पर आउटसोर्स एज अ वर्ब यूज हुआ है। देन जी हमारे पास आता है प्रोसेस। एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब सेट ऑफ अरेंजमेंट्स डेवलप हो जाते हैं तो वो तो अरेंजमेंट्स की हद तक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमें एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है इंप्लीमेंटेशन की। जो एक सेट ऑफ एक्टिविटी हमारा डेवलप होता है, किसके लिए? हमारा एक सेट ऑफ एक्टिविटी डेवलप हुआ कि हम अचीव कर सकें ऑब्जेक्टिव्स को, तो उस सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है। और उन प्रोसेसेस को कैसे परफॉर्म करना है, उन वेज को, उन मेथड्स को प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास इसके अंदर आता है कंफर्मिटी एंड नॉन कंफर्मिटी। मैंने कुछ देर पहले कंप्लायंस की बात की इससे पिछली स्लाइड में। तो कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी क्या है? बेसिकली व्हेन यू आर फुलफिलिंग एनी रिक्वायरमेंट, तो ये कंफॉर्मेंस है, कंफर्मिटी है। और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, ये नॉन कंफॉर्मेंस है, ये नॉन कंफर्मिटी है। इसीलिए जितने भी आप में से लोग मोस्टली ज्यादातर करते हैं, आप लोग वर्क प्लेस पे जॉब करते हैं तो वहां पर एनसीआर जनरेट होती हैं। वो एनसीआर क्या है? नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट। कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें ये तहरीर है कि आपने कहां कहां पे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया। और हमारे ऑडिट प्रोसेस के अंदर जो है ये सबसे मेजर थीम होता है, टू फाइंड आउट द कंफर्मिटी एंड नॉन कंफर्मिटी एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद आता है जी करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है? करेक्टिव एक्शन ये है कि एक चीज गलत तरीके से चल रही है, हम उसकी दुरुस्तगी के लिए जो कदम उठाएंगे वो कंसिडर होगा करेक्टिव एक्शन, कि वो उसको, उस अमल को, उस प्रोसेस को दुरुस्त कर दे। देन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली इट इज नोन एज CI, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कभी भी आप जितना भी अच्छा कर लें, मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। ये जो मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहना है, इसको हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का नाम देते हैं। देन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस बेसिकली हम ये बोलते हैं कि किस लेवल तक आपका जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है या जो आपके मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो यूजफुल हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको हम इफेक्टिवनेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर यहां पर अलामत के तौर पर जाने जाते हैं आम अल्फाज में, लेकिन यहां पर क्या हम इनको कंसिडर करते हैं कि वेदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है या बुरी है, पुअर परफॉर्मेंस है या गुड परफॉर्मेंस है। तो इसकी इंडिकेशन के लिए जो टूल्स हम यूटिलाइज करते हैं या हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम उनको इंडिकेटर का नाम देते हैं। और वो इंडिकेटर हमें हेल्प आउट करते हैं टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो चेक करता है, जो एवेल्युएट करता है
कि जो सेट ऑफ एक्टिविटीज और जो प्रोसीजर्स डेवलप किए गए हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, वो किस हद तक हमारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऐसे प्रोसेस का या ऐसी एक्टिविटी का नाम है जो एवेलुएट करती है परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो एवेलुएट करती है परफॉर्मेंस को, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। और परफॉर्मेंस क्या है? बेसिकली कि आपकी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज थी या जो आपके वेज थे, मेथड्स थे, उन्होंने किस हद तक वो इफेक्टिव थे। अगर इफेक्टिवनेस का लेवल हाई है तो परफॉर्मेंस गुड होगी, अगर इफेक्टिवनेस का लेवल लो है तो परफॉर्मेंस पुअर होगी। और जब हम ये परफॉर्मेंस मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए इसको मेजर करेंगे, तो इसको हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का नाम देंगे। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है सोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब जी हमारे पास कौन कौन से जो है वो एस्पेक्ट्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे खड़ी है, वो क्या काम कर रही है, क्या काम दुरुस्त सिमत में है और क्या काम दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि बेंचमार्किंग आता है। बेंचमार्किंग क्या होता है? अ कंपैरिजन ऑफ more than 2 organizations for the same purpose। तो इसको हम नाम देते हैं बेंचमार्किंग का, कि हम एक ही पर्पस के लिए एक ही तरह की दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का आपस में जो मुआवजा करेंगे उसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। और एक आपकी, ये काइंडली मुझसे कोई पूछना चाह रहे हैं? नूरुल अमीन, नूरुल अमीन जी, जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस बोलिए। अच्छा, फिर म्यूट करें ना अपने आप को। थैंक यू। अच्छा, कहां पे थे? अच्छा, बेंचमार्किंग ये तो होगी एक्सटर्नली। एक होती है इंटरनल बेंचमार्किंग। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि लास्ट टाइम हम कहां खड़े थे और अब हम कहां पर पहुंच गए। तो पिछले से अगले को जांचने को भी बेंचमार्क में कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम बेंचमार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं एक्सटर्नली। देन रेगुलेटरी ऑडिट रिजल्ट्स बता सकते हैं कि आपकी इन्वायरमेंटल क्या चीजें किस तरह से चल रही हैं। एक्सीडेंट हिस्ट्रीज, ओईएम गाइडलाइंस। ओईएम गाइडलाइंस बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। वो भी डिसाइड करने में मदद देती हैं कि आप कहां पे खड़े हैं। ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या कहा था, हाउ टू ऑपरेट दीज मशीन्स और वट एवर प्लांट, कुछ भी है आपके पास, और आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। देन इंडस्ट्री जर्नल्स। इंडस्ट्री जर्नल्स होते हैं ये छोटे छोटे मैनुअल्स और मैगजीन्स और इस तरह की चीजें आती रहती हैं। इंडस्ट्री से मुतल्लिक ये है कि टिपिकल इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन है, उसके अपने ऑयल एंड गैस अपने, इलेक्ट्रिकल अपने, मैकेनिकल अपने, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिटिंग रिजल्ट्स। ये थर्ड पार्टी को बड़ा अच्छा, आगे हमारा पूरा टॉपिक है, मैं वहां डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल जबरदस्त किस्म का समझ आ जाएगा। देन आता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप जो है किसी के बिल्कुल इस तरह से चीजों को दिखाएं कि अगले का दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा कर दें या उसके ऊपर बिल्कुल हावी आ जाए।
देन रिसर्च आउटपुट, के किसी रिसर्च के नतीजे में आपको चीजें आपके सामने जब आएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है, इसके साथ हमें कैसे वो इम्पैक्ट जो असर है वो किस तरह से अपना असर रख सकता है, कम ज्यादा कैसे। तो वो इम्पैक्ट की डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको आप समझें कि वो उसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हुए डिसीजन लेते हैं कि भाई किस जगह पे ये चीजें चल रही हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का सबसे पहले स्केल ऑफ इम्पैक्ट क्या है, कितने बड़े पैमाने पे है, छोटा है, बड़ा है, किस पे है। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, कितनी देर का ये इम्पैक्ट चल रहा है। स्फेरिटी ऑफ इम्पैक्ट क्या है, उसकी शिद्दत क्या है। लाइक्लीहुड ऑफ इम्पैक्ट क्या होने के इम्कानात क्या है। देन इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस ऑन बिजनेस, और टिपिकली जो बिजनेस आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर वो इम्पैक्ट जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो किस तरह से हावी आ सकता है। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट के डिफरेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो उसकी शिद्दत में कमी या ज्यादती का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी इन्वायरमेंटल इश्यूज, emissions and are released to air, land और water। मैं पहले बता चुका हूं कि environment को जो हमने डिफाइन किया था, it was air, land और water। क्यों? क्योंकि यहां पे हम टिपिकली नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कोई भी इमिशन हो जाती है, कोई भी रिलीज हो जाती है एयर, लैंड या वाटर में, सिंपली यू कैन से एयर, लैंड या वाटर में किसी भी तरह की पोल्यूशन, किसी भी तरह की कंटेमिनेशन जब होगी तो वो बहुत बड़ा इशू है, वो मेन इशू है। देन दूसरा इशू यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस बैलेंस से नहीं हो रहा है जिस बैलेंस से वो आ रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज जो है वो कंस्ट्रक्शंस इशू हो सकते हैं एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट कटिंग हो सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि दरख्तों की जो कटाई है ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकती है। नेक्स्ट ही अब ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड है कि हमारा जो आईएसओ का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे आ रही हैं। 10 मिनट्स की मैं ब्रेक लूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। दोबारा मैं मेरे पास 9 PM है, तो 9:10 में मैं दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूंगा और दोबारा यहीं से रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है, आप लोग अपने आप को म्यूट करेंगे और मैं भी सिर्फ अपने आप को म्यूट करूंगा। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्लास नहीं छोड़ेगा, हम यहीं से इसको आगे लेकर जाएंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। और अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि जहाँ से हमने अभी ब्रेक से पहले छोड़ा था। अब हम देखेंगे कि टिपिकली जो स्ट्रक्चर है ISO 14001 2015 का, बेसिकली जो इसके अंदर क्लॉजेज हैं ये इसके सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं कि इसकी हर क्लॉज के अंदर सब क्लॉज है जो किसी रिक्वायरमेंट की जो है वो निशानदेही करती है, और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को हम कंफर्मेटी बोलते हैं, और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट को हम नॉन कंफर्मिटी बोलते हैं। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो ये जो ISO का स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको बताया कि आपको मेल में मिल जाएगा, उसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर जो क्लॉज 1, 2, 3 हैं, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, जिसका मैंने ऊपर डिस्कस की बहुत सारे डेफिनेशन, तो ये जो 3 क्लॉजेज हैं इसकी, ये डिस्कस करती हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसके रेफरेंसेस क्या है और टर्म्स एंड डेफिनेशन क्या है। प्रैक्टिकली जो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है और इसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट करके उसकी रिक्वायरमेंट्स की कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी चेक की जाती है, वो क्लास 4 से है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 5 लीडरशिप, क्लास 6 प्लानिंग, क्लास 7 सपोर्ट, क्लास 8 ऑपरेशन, क्लास 9 परफॉर्मेंस वैल्यूएशन और क्लास 10 इंप्रूवमेंट। तो पहली 3 जो है
वो उसके इंट्रो में उसके स्कोप, उसके रेफरेंसेस, उसके टर्म्स एंड डेफिनेशन पे जाएंगी। बाकी की जो इसकी 7 क्लासेस हैं वो टेक्निकली सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। अब हम इसको देखते हैं, लीगल कंप्लायंस एंड आईएसओ 14001 2015। मैं पहले बता चुका हूं कि आईएसओ जो है ये गुड प्रैक्टिसेस देता है, ये गुड प्रैक्टिसेस के ऊपर गाइडेंस देता है, जबकि लीगल कंप्लायंस जो है वो लाजिम है अपनी जगह। लीगल कंप्लायंस लॉ की है जो आपको हर सूरत माननी है। अब आप क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें हम तो आईएसओ 14001 2015 करते हैं, हमें लीगल कंप्लायंस की क्या जरूरत है। नहीं, लीगल कंप्लायंस बेसिक है। कैसे? अब देखिए, मैंडेटरी एंड इंक्लूडेड इन आईएसओ 14001 2015, वो कहता है जी हमने इसको मैंडेटरी बना दिया, मैंडेटरी लाजमी ठहरा दिया लीगल कंप्लायंस को, और इंक्लूड कर दिया आईएसओ 14001 2015 में। मतलब कि उसके अंदर भी डाल दिया है कि आईएसओ 14001 की रिक्वायरमेंट भी तब ही पूरी होंगी जब लीगल कंप्लायंस होगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। ठीक है जी। नो एक्सेप्शन ऑफ रेगुलेटरी ऑडिट्स विद आईएसओ 14001 2015। आप कहते हैं जी हमने अपने ऑडिट करवा दिए, हमने आईएसओ इंप्लीमेंट किया हुआ 14001, तो इन्वायरमेंट के हमने ऑडिट करवाए हुए हैं इसलिए हमें रेगुलेटरी ऑडिट नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। क्यों? उसके अंदर ये है कि रेगुलेटरी ऑडिट्स तो वो अपनी रेगुलेशन, अपनी रिट को कायम करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उनका आपके आईएसओ 14001 से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये दोनों अलग चीजें हैं और ये दोनों आईएसओ से ऊपर की चीजें हैं, इसलिए आप इनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, एक्सेप्शन तो दूर की बात है। देन आईएसओ 14001 2015 cannot be used as an excuse to compromise legal compliance। जिस तरह मैंने बोला कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमने 14001 2015 इंप्लीमेंट किया हुआ है तो हमें लीगल कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लीगल कंप्लायंस जो है वो मैंडेटरी है, वो प्राइमरी थिंग है, और जो स्टैंडर्ड है ये एक सेकेंडरी थिंग है। उसके बाद जी अभी मैंने जिस तरह आपको कहा था कि 3P थर्ड पार्टी ऑडिट्स में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले आपने समझना है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट्स कितनी है। ऑडिट को हमने, ऑडिट की डेफिनेशन को हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑडिट्स कितनी है। 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टी इंटरनल ऑडिट जिसको 1P भी बोलते हैं, उसके बाद सेकंड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट 2P बोलते हैं, इसके बाद थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट इसको 3P बोलते हैं। अगला चार्ट जो है मैं समझा के फिर आपको इसको समझाता हूं कि ये कैसे 1P 2P 3P, ये सिनेरियो क्या है। डिफरेंस अमंगस्ट टाइप ऑफ ऑडिट, टाइप क्या है जी 1P 2P 3P। पर्पस क्या है? 1P के अंदर पर्पस है टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ ईएमएस एंड टू इंप्रूव कॉम्पिटेंस इन हाउस। इन हाउस का मतलब ये है कि ये ऑडिट इंटरनली परफॉर्म होगा। इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इन्फ्लुएंस, इसका असर कितना रखता है ये ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट पे। वो अगर अहमियत देगी तो सारे देंगे, वो नहीं देगी तो कोई भी नहीं उसको समझेगा। सजेशन कंसल्टेंसी, यस बेहतरी लाई जा सकती है। इफेक्टिव इफ बैक बाय टॉप मैनेजमेंट, इफेक्टिव भी तब होगी जब बैक टॉप मैनेजमेंट कहेगी कि जो इंटरनल ऑडिट में नॉन कंफर्मिटीज हैं उनको एड्रेस किया जाए। 2P सेकंड पार्टी ऑडिट टू गेन बिजनेस सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ क्लाइंट, ये क्लाइंट की तरफ से होता है। ये अभी इसको इस चार्ट के बाद मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिटर्स, ऑडिटर्स जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्लाइंट की तरफ से आए होते हैं, तो कंट्रैक्टर का इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस लेना। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि हाईली इफेक्टिव इसलिए है कि ऑडिट क्लाइंट को पता है कि मेरा क्या क्राइटेरिया और मैंने क्या करवाना है, तो इसलिए ये हाईली इफेक्टिव होंगे, इसकी रिकमेंडेशन और इसकी सारी चीजें।
थर्ड पी टू गेन थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड करवाना है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, सो देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिटर। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए आता है, जिसका ऑडिट हो रहा है वो कोई और कहानी करता है, जो ऑडिट क्लाइंट है वो कुछ और चाह रही है, और ये लोग भी ऐसी ऑडिटर्स जो है चीजें बताते करते हैं जिनका शायद उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंसी में इश्यू हो। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है अक्सर। सजेशन कंसल्टेंसी नॉट अलाउड, वो बस आउटकम देंगे, हुआ है ऑडिट पास है या फेल है, खत्म। नो क्वाइट इफेक्टिव अनलेस टॉप मैनेजमेंट हैज अ क्लियर विल टू इंप्रूव इट्स ईएमएस। ये जी नहीं होगा अगर टॉप मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसको आप समझें, प्रैक्टिकली समझें। क्या हुआ कि मैं एक कंट्रैक्टर हूं, मैं किसी के बिहाफ पर मैं परफॉर्म कर रहा हूं अपनी एक्टिविटीज। मुझे ये ख्याल आता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने एक क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, आया हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए मैं अपने ही एम्प्लॉय से या किसी बाहर से एक्सपर्ट को बुला के ऑडिट परफॉर्म करवा लेता हूं। तो ये इंटरनल ऑडिट होगा और इसको हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट बोलते हैं। क्लाइंट या कस्टमर जो है वो आता है, जिसको ऑडिट क्लाइंट भी बोला जाता है, वो आके कहते हैं यार ये तो तुम्हारा अपना ऑडिट है, मैं अपना करवाऊंगा, तुम्हारा तो बंदे बाइस्ड होंगे, तुमने तो अपने बंदों से ऑडिट परफॉर्म किया है। तो वो जो ऑडिट करवाएगा वो क्लाइंट ऑडिट होता है, सेकंड पार्टी ऑडिट जो है वो परफॉर्म कराएगा, ठीक है, जिसको 2P बोलते हैं। अब कंफ्लिक्ट क्या आता है, मैं बीइंग अ कंट्रैक्टर कहूंगा कि नहीं यहाँ पे तुम्हारा बंदा बाइस्ड हो गया, तो अब उसमें क्या इशू होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट जरूर है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो थर्ड पार्टी ऑडिट की है। थर्ड पार्टी ऑडिट को हम सर्टिफिकेशन ऑडिट भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई होना चाहती हैं ISO EMS 14001/2015, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन ऑडिट होना चाहिए। वो क्या होता है कि दोनों फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के मर्जी से एक ऑडिट परफॉर्म किया जाता है, थर्ड पार्टी से करवाया जाता है। मोस्टली इसका पर्पस सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट भी बोलते हैं, अदरवाइज एक्सटर्नल ऑडिट, और यही असली एक्सटर्नल ऑडिट है। इसमें क्या होगा, इस एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर वो ना तो जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि मैं, ना मेरा इन्फ्लुएंस होगा ना ऑडिट क्लाइंट का होगा, बल्कि क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस होगी। ऑडिट क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट किया, जिसके लिए किया जा रहा है, वो अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव ले आएगा कि मैं ये अचीव करना चाहता था, ये मेरे काम थे, या ये इन्होंने एग्री किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी परफॉर्मेंस मेजर करेगी थर्ड पार्टी। तो जब थर्ड पार्टी मेजर करेगी तो वो जो कुछ देगी वो इंडिपेंडेंट होगी, तो उसी को हम 3P थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं, और उसी को एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। जी नासिर बताए, पूछेगा। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि क्या जो क्लाइंट है जी वो ऑडिटी को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? भाई देखें, जो ऑडिटी है ना, होता ये है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कंट्रैक्टर और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें भाई एक डॉक्यूमेंट शेयर होता है, जिसको आम जल्दी में मेथड स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसका पूरा नाम होता है WMS, वर्क मेथड स्टेटमेंट। वर्क मेथड स्टेटमेंट जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट रिटन में इस्टेब्लिश करता है कंट्रैक्टर, और उसके ऊपर तमाम तर चीजें इन डिटेल डिस्कस करता है कि हाउ इज गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स, ठीक है, वो पूरी उसके ऊपर कमिटमेंट शो करता है। उस वर्क मेथड स्टेटमेंट के ऊपर जब क्लाइंट और कंट्रैक्टर एग्री हो जाते हैं, तो तब वहां पर काम शुरू होता है। इसीलिए ऑडिट जो एक ना वर्क मेथड स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट परफॉर्म करवाना जो है, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। और वर्क मेथड स्टेटमेंट जो है, जिसको मेथड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टूल है जो यूज हो सकता है ऑडिट के दौरान। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है।
अच्छा जी, अब हम फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ऑडिट से हम आगे निकल गए। अब एग्रीगेटेड लिमिट, अच्छा अब जी ये जिसके ऊपर मैंने इतना जोर दिया कि थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए और सब कुछ, अब बेसिकली जितनी भी ये कंपनी सर्टिफाइड होती हैं ये सीबीज से होती हैं। सीबीज बनता है सीबी, सर्टिफिकेशन बॉडी से, और एग्रेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी से अगर आप सर्टिफाई होंगे तब इसका फायदा, अदरवाइज नो बेनिफिट एट ऑल। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? मार्केटिंग एडवांटेज आपको होगा कि यार ये तो 14,001 सर्टिफाइड है, ये 9,001 सर्टिफाइड है, इस तरह से। कैप्चरिंग ओवरसीज मार्केट्स, ओवरसीज मार्केट जो होता है कि दूसरे मुमालिक की मार्केट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कोई ना कोई सॉलिड फुटिंग चाहिए, तो वही सॉलिड फुटिंग भी जो है ये सर्टिफिकेशंस जो है ये प्रोवाइड करती हैं। देन गेन्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, कस्टमर भी कहता है यार ये सर्टिफाइड है तो अच्छा ही काम करेंगे। वैल्यू एडिशन इन द ईएमएस, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, इससे बासानी हो जाती है ऑडिट के खौफ से। सेकंड पार्टी ऑडिट में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्लाइंट, ये फिर सेकंड पार्टी ऑडिट नहीं होते जब थर्ड पार्टी चल रहा हो, क्योंकि इसका एक साइकिल होता है पूरा, आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बताता चलूं, ये साइकिल जब होता है ना सर्टिफिकेशन बॉडी का, उसमें फिर इंटरनल ऑडिट तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑडिट को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए इंटरनल ऑडिट तो परफॉर्म करती है, लेकिन सेकंड पार्टी जो ऑडिट क्लाइंट होती है या क्लाइंट होती है वो आराम से बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन बॉडी का अपना ऑडिट साइकिल होता है। वो सबसे पहले ऑडिट परफॉर्म करेंगे। जी बुरहान, बुरहान बोले। बुरहान अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। जी सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बेसिकली कंसल्टेंट है या कि कंट्रैक्टर है? बेसिकली भाई ये एक आजाद, एक टिपिकल, आप ये समझ लें कि इनका काम ही यही है कि ये ऑडिट अच्छा। सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, ये जब क्रेन्स आती हैं या मशीनरी आती है तो उसको थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह ये थर्ड पार्टी जो होती हैं ये ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं, इनका काम ही यही होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर हैं? नहीं, कंट्रैक्टर और क्लाइंट है। ठीक हो गया, कंट्रैक्टर और क्लाइंट है। ठीक है, कंसल्टेंट का आप काम ठीक हो समझे, गया। कंसल्टेंट का काम समझे। मैं आपको इधर कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक ये जी जो जी। गल्फ में भी काम हो रहा है ना, ये भी जी आप जी। समझें कि मोस्टली डंग दबाव काम हो रहा है। इसके अंदर रीजनिंग जी देता हूं जी। मैं आपको। यहाँ पर कंसल्टेंट को क्या समझ लेते हैं कि वो आया है ना तो वो आके जी जो कुछ कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंसल्टेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लॉज हैं, वो इंप्लीमेंट करवाए, वो इंप्लीमेंटेशन के लिए हायर होता है। ये तो ऑडिटिंग बॉडी ने या ऑडिटिंग टीम ने बताना होता है कि जो कंसल्टेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने सही परफॉर्म किया या नहीं किया, तब वो कंसल्टेंट को लेके आते हैं। कंसल्टेंट तो बेसिकली वहां पर मेक श्योर करता है इंप्लीमेंटेशन को और इन सारी चीजों को। अब वो भी कंसल्टेंट भी पे रोल पे है आपके क्लाइंट के, तो वो तो बाइस्ड हो सकता है ना, वो तो उनसे सैलरी ले रहा है, तो जो कंट्रैक्टर है वो तो कहेगा ना यार ये तू क्लाइंट की साइड ले रहा है, तो ऐसी सूरत में वो इंडिपेंडेंट ऑडिट वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है ये सर्टिफिकेशन बॉडी करेगी या थर्ड पार्टी जिसका काम ही ऑडिटिंग है वो आगे करेगी। ठीक क्लियर? हो गया सर, ठीक हो गया। जी ठीक, थैंक यू। सर इधर एक छोटी सी कंफ्यूजन है मेरी जी जी कि अभी हम इधर काम कर रहे हैं न्यूअम में, ठीक है, तो इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है एक बेक्टेल का, ठीक है। तो वो मतलब आके हमें साइट पे कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई अरेंज करवाना हो या एज पर रूल ना हो, वो हमेशा आके हमें बताते हैं। अब वो कंसल्ट करता है ना, वो मुशावरत करता है, आपको चीजों को इंप्लीमेंट करने में ना मदद दे रहा है। ठीक हो गया। जी जी। अब वो मदद दे रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से कंसल्टेंट है जी, हमारी ये एक्सपर्टीज है कि हम ये काम करते हैं, इंप्लीमेंट करके दे रहा है। बेसिकली
अब मेरी बात सुनिएगा, जो कंट्रैक्टर आप काम कर रहे हैं ना, क्लाइंट को तो पता ही कोई नहीं ना, उसने कहा मुझे खुद पता होता तो मैं खुद काम ना कर लेता, वो तो साइड पे हो गया पैसे प्रोजेक्ट दे के। अब जो है ना कंसल्टेंट इसलिए उसने हायर किया कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लॉज हैं, इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, वर्कर को तो नहीं पता, कंट्रैक्टर को तो नहीं पता, तो वो कंसल्टेंट उसको इंप्लीमेंटेशन में मदद दे रहा है। ठीक हो गया, तो ये ठीक। आपको मदद देने की हद तक है। लेकिन जब बात आएगी सर्टिफिकेशन की, जब बात आएगी थर्ड पार्टी ऑडिट की, तो फिर बाहर से ही लोग आएंगे, वो आपके इन कंसल्टेंट में से भी नहीं होंगे। ठीक है, सही है, सही है। मतलब वो इंटरनेशनल ये जो ISO इनको फॉलो करेंगे कंसल्टेंट भी। हाँ, कंसल्टेंट बेसिकली इन स्टैंडर्ड्स को उठा के ना आपसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है, सही और है। इसको चेक करने के लिए थर्ड पार्टी आएगी और वही मेक श्योर करेगी आपने किया है या नहीं किया है। जी, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, जी। वापस आते हैं, तो हमारे पास था सेकंड पार्टी ऑडिट्स में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्लाइंट्स बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे बिजनेस प्रोसेस जो है उनको बढ़ावा मिलता है और वो बेहतरी की जानिब जाते हैं, जब बार बार सेट एक्टिविटीज जो है वो बेहतर हो जाएगा और ऐसे सेट एक्टिविटीज वहां पे यूज होंगे जिनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। नेक्स्ट ये अब देखते हैं हम टेक्निकली थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे होता है और किस तरह से चीजें इसके अंदर चलती हैं। बड़े गौर से आप देखेंगे इसको, जो ये हमारे सामने इसके अंदर डायग्राम मौजूद है। एक मिनट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया इसके अंदर, ये ऑडिट प्रोसेस है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी आ गई, वो हायर कर ली, जो भी हुआ डिसीजन हो गया, थर्ड पार्टी वहां पर आई है। सबसे पहले आके ऑडिट रिक्वेस्ट बाय ऑडिटी, ऑडिट रिक्वेस्ट भेजेगी ऑडिटी। ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं जिसका ऑडिट होना है, यहाँ पे आप उसको कंट्रैक्टर ले लें, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी सीक्स स्कोप क्राइटेरिया प्रोफाइल फ्रॉम ऑडिटी। सर्टिफिकेशन बॉडी क्या करेगी, उससे पूछेगी भाई किस चीज का ऑडिट करवाना है, स्कोप क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्रोफाइल क्या है तुम्हारी। जब वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी तो ऑडिट टीम जो होगी सर्टिफिकेशन बॉडी की, वो फिजिबिलिटी फॉर ऑडिट इज असेस्ड। अब ये फिजिबिलिटी ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल की नहीं बात कर रहा। अब यहां पर क्या होगा कि सर्टिफिकेशन बॉडी के अंदर जो मौजूद लीड ऑडिटर होगा, ऑडिट टीम का लीड होगा, लीड ऑडिटर होगा, वो असेस करेगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन, स्कोप, क्राइटेरिया, प्रोफाइल इस ऑडिटी ने प्रोवाइड किए हैं, आया इसको इसको सामने रखते हुए क्या ये फिजिबिलिटी बनती है कि हम इनका ऑडिट परफॉर्म करें या नहीं बनती है। उसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटी एंड सर्टिफिकेशन बॉडी, अगर तो वो फिजिबिलिटी बनेगी तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा ऑडिटी और सर्टिफिकेशन बॉडी के दरमियान। अगर नहीं होगा तो सर्टिफिकेशन बॉडी कहेगी कि नहीं भाई वापस जाओ, तुम तो इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ करो ना, हम किस चीज का ऑडिट करें तुम्हारा। तो वो फिर उसी तरह वो कंसल्टेंट हायर करते हैं, वो फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया। जब एग्रीमेंट हो गया तो प्लानिंग फॉर ऑडिट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी होगी, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन बॉडी क्या करेगी, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स जो टीम शी में है वो बनाएगी। फिर उसके उस टीम का जो हेड होगा वो लीड ऑडिटर होगा। ऑप्शनल ऑन साइट विजिट बाय द लीड ऑडिटर। देखें अभी ऑडिट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, एक ऑप्शनल ऑन साइट विजिट तब होता है कि अगर मैं लीड ऑडिटर हूं, मैंने ऑडिट्स परफॉर्म किए सेफ्टी के भी,
मैंने ऑडिट परफॉर्म किए, सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी चले मैंने परफॉर्म किए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो चार्ट्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनसे मुझे वर्क प्लेस क्लियर नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही मैंने क्या क्या करना है, कैसे करना है। देन मैं क्या करूंगा, ऑप्शनल ऑन साइट विजिट करूंगा ना, और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी तो फिर नहीं करूंगा। वो करने के बाद EMS डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू। अब सारी चीजें जितनी भी मिल गई ना, उससे डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा। अब रिव्यू करने के बाद ये जो रिव्यू करने का अमल है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप ऑडिट। अब अगर ये डेस्कटॉप ऑडिट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब मैं कहता हूँ यार तुम्हारे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे, ठीक है, इस लेवल के नहीं है कि हम ऑडिट को आगे ले जा सकें, तुम ये चीजें पूरी करो और देन दोबारा आओ तो मैं इसी से आगे चला देता हूँ। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ऑन साइट ऑडिट प्लान बनेगा, फिर ऑन साइट ऑडिट कंडक्ट होगा, फिर उस ऑडिट से फाइंडिंग्स आएंगी, उन फाइंडिंग्स को एवेल्युएट करके ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्लोजिंग मीटिंग में क्या होगा कि जो जो आपकी करेक्टिव एक्शंस हैं या जरूरत है उनकी, वो करेक्टिव एक्शंस प्रोग्राम दिया जाएगा और फॉलो अप भी किया जाएगा। और लीड ऑडिटर रिकमेंडेशन, अगर तो नॉन कंफर्मिटीज बिल्कुल माइनर हैं या नहीं होने के बराबर हैं, तो ऐसी सूरत में रिकमेंडेशन देगी लीड ऑडिटर, रिकमेंडेशन देगा सर्टिफिकेशन बॉडी को कि इन्हें सर्टिफाई कर दो। और अगर मेजर नॉन कंफर्मिटी या कुछ है तो कहेगा इनको सर्टिफाई ना करो, इनको दोबारा 6 मंथ 1 ईयर का टाइम दो, दोबारा से वो सारा प्रोसेस होगा, देन वी विल थिंक कि इसको ऑडिट करके हमने सर्टिफाई करना है या कि नहीं करना। ये पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आने वाले जितने लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी। अब यहाँ पे ये जो रिव्यू हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट रिव्यू और सारा कुछ, ये क्या क्या चीजें देखेगी सर्टिफिकेशन बॉडी। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्राइटेरिया फॉर ऑडिट क्या है, ISO 14001, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ऑडिट अचीव क्या करना चाहता है, जियोग्राफिकल स्प्रेड, जगह कितना ज्योग्राफियाई तौर पे कितनी फैली हुई वर्क प्लेस है जहां पे हमने करना है, लोकेशंस किस जगह पे वाक़या है, नंबर ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस क्या है कि दुश्वार प्रोसेस है, इजी है, कैसे हैं, एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, और ऑडिट लैंग्वेज क्या होगी। कई जगहों पे ऐसे होता है तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है और कई जगहों पे फिर जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो तो वहां पे ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, टू उस एक्टिविटी को। अब रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी अब क्या करेगी, कस्टमर वर्थ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बेनिफिट्स, returning customer example recertification audit, financial benefits, previous experience of working with same client if applicable, availability of auditors, technical expert, ये सारी चीजें जो है वो देखते हुए वो डिसाइड करेगी कि हम यहाँ पे ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। जब ये आउटकम आ जाता है, जब ये आउटकम आ जाता है इसका, तो आउटकम ऑफ रिव्यू क्या होगा, प्राइस प्रपोजल के कितने पैसों में करके देंगे, नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने आएंगे, एडिशन ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एक्सपर्ट, अगर फील्ड उनकी टिपिकल स्पेसिफिक फील्ड नहीं है और एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी होगा उसके अंदर। भाई काइंडली यार बताया भी है, म्यूट कर दिया करें। अच्छा, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है और समझने समझाने का इशू है, कंपिटेंसीज ऑफ ऑडिटर्स जो है वो देखी जाएगी, प्लानिंग फॉर ऑन साइट विजिट, प्लानिंग फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, प्लानिंग फॉर ऑन साइट ऑडिट, तो ये तमाम तर चीजें की जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है IAF की इंटरनेशनल जो फेडरेशन है, इसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि मिनिमम डेज कितने रिक्वायर्ड होते हैं इफेक्टिव, ये जो पूछा जाता है ना कितने बंदे हैं आपकी कंपनी में, कितने एम्प्लॉयज हैं, तो उसको सामने रखते हुए जो जनरल स्टैंडर्ड है, ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है, ये अपना उस वर्क प्लेस की आप कह सकते हैं कंप्लेक्सिटी को देखते हुए या इजीनेस को देखते हुए ये कम या ज्यादा हो सकते हैं डेज, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है
गाइडलाइन जो IAF की वो कहती है 1 से 5 एम्प्लॉई है तो 1.5 दिन में ऑडिट खत्म होना चाहिए, स्टेज 1 भी और स्टेज 2 भी। अब ये स्टेज 1 ऑडिट क्या है, स्टेज 2 ऑडिट क्या है, ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब 6 से 10 2, 11 से 15 2.5, 16 से 25 16 to 25 पीपल होंगे तो 3 डेज रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से करके सो ऑन हमें इतने डेज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास आता है ऑन साइट विजिट बिफोर डेस्कटॉप ऑडिट। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे कंप्लेक्सिटी हो जाए, ठीक है, और जिस जगह पे इश्यूज हो, एक चीज क्लियर पिक्चर नहीं दे रही डॉक्यूमेंट से, तो ऐसी सूरत में वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो ऑडिटर है, लीड ऑडिटर, वो डिसीजन लेगा और ऑन साइट विजिट करेगा। जी सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी, आवाज क्लियर नहीं है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन आप काइंडली ना भाई, आवाज क्लियर नहीं है, आप ना टाइप करें जरा, मैं जवाब देता हूँ। पिछली स्लाइड में डेज के बाद जो 2 कॉलम्स जरा उनको एक्सप्लेन कर। सलाउद्दीन काइंडली आप पिछली ऐसे स्लाइड में जी, डेज के बाद जो 2 कॉलम है उनको एक्सप्लेन कर। नहीं, वो भी वही है। डेज के बाद भी जो कॉलम है वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये 1 से 5 है, ये 626 से 875 होंगे तो 12 डेज ये वही है। ये खाली उसने ये वाला, ये यहाँ से कंटिन्यू है, 1 5 से ये चलता जा रहा है, यहाँ पे ये 1.5 से शुरू होके ये डेज ये आ रहे हैं, ये बेसिकली उसी की कंटिन्यूटी है, नथिंग एल्स। ओके, सलाउद्दीन ये इसमें ना ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है यार, ये बेसिकली ये कॉलम यहाँ पे लेंथ नहीं ले सकता था इसलिए हाफ पोर्शन सामने चला गया है। बाकी इसमें कोई और साइंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसको मैन डेज रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था कि कितने दिन रिक्वायर्ड होते हैं ऑडिट के लिए, नथिंग एल्स। अच्छा जी, आगे आता है ऑन साइट विजिट बिफोर डेस्कटॉप ऑडिट। इससे मैंने पहले बताया ये जरूरत पड़ने पर होगा, और वो जरूरत कैसी कैसी हो सकती है वो मैंने बात आपसे की है। एक तो ये ऑप्शनल है, ये इट डिपेंड्स ऑन द लीड ऑडिटर टू असेस द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये देखने के लिए जा सकता है टू एस्टिमेट द कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इंपैक्ट्स। कंप्लेक्सिटी क्या है प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर द ऑडिट, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेडीनेस, क्या कि उनकी तैयारी नहीं, बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो अपना ऑडिट करवा सकती है, उसने कितनी इंप्लीमेंटेशन की हुई है। टू हैव एन आइडिया अबाउट द वे प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, और कितनी जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन दी गई है उसका एस्टिमेट लगाता है कितना एक्सटेंड है, क्या डॉक्यूमेंट में मौजूद है और क्या फिजिकली वहां पर मौजूद है। तो इस पर्पस के लिए वो ऑन साइट विजिट जो है वो करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो जी स्टेज 1 ऑडिट का है, लेकिन मैं आज यहीं पे रुकूंगा क्योंकि वो एक फ्रेश टॉपिक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो कल है और जो इनको रिकॉर्डेड मिलेगा उनके लिए अगला लेक्चर होगा, तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह डिटेल में फिर स्टेज 1 से हम आगे शुरू करेंगे, ताकि ज्यादा ये थकावट या इस तरह का चक्कर फटीग ना बने, बल्कि आपको चीजें समझ आए। तो यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर आपका रिकॉर्डिंग भी क्लोज कर दूंगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। ऑडिट के जो डेज है ये